गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट सेकंड जो है पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री का जो पूरा रिवीजन का मैंने बताया है आप लोगों से वो मैं पूरा कराऊंगा और उसी क्रम में आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था, आप लोग वहाँ से पार्ट फर्स्ट का देख लीजिए और पार्ट सेकंड का ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। और बाकी जो है हम लोग आज पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, फिर मौर्य काल पढ़ेंगे और फिर मौर्योत्तर काल का। यहाँ पर जो अभी रिवाइज कराया जा रहा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, क्योंकि स्टेट वालों का भी एग्ज़ाम है और बीपीएससी टीआरई 3 वालों का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो टीजीटी सोशल साइंस और पीजीटी हिस्ट्री वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो वो लोग ज़रूर जो है इसको देखें। बाकी 6 to 8 सोशल साइंस का भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि एंशिएंट और मिडोल, क्योंकि दोनों में नहीं पूछा गया है। टीआरई 2 और टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ था उसमें नहीं पूछा गया है, तो आगे बहुत कम संभावना है कि पूछा जाए। आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन था, लेकिन अगर टाइम मिल पाए, जैसे अगर जो मान लीजिए आप लोगों के पास कुछ टाइम मिल पाए तो देख सकते हैं, मतलब पूछ लिया तो आप लोगों का ख़राब नहीं जाएगा पेपर, कम से कम आप लोग बढ़त बना कर रखेंगे। और पार्ट सेकंड ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बार बार उसी को रिवाइज करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मगध का उत्कर्ष। अब देखिए इसमें मगध के उत्कर्ष में क्या ध्यान रखना है कि कौन वंश पहले आया, फिर कौन सा वंश आया, ये 4-5 वंश जो इसमें आए हैं उनको ध्यान में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था, हर्यक वंश। और वास्तविक संस्थापक किसको बोला था, बिंबिसार। यानी मगध का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बताएंगे, बिंबिसार। ठीक है, वास्तविक संस्थापक था। अब देखिए इसका नाम भी पूछ लेता है कि श्रेणिक नाम से किसको जानते हैं, तो बिंबिसार को जानते हैं। ठीक है, श्रेणिक नाम से बिंबिसार को जानते हैं। विवाह तो चेटक लिच्छवी शासक की पुत्री चेलना के साथ हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजत की बहन महाकोसला के साथ, मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ। 3 विवाह इनका जो है हुआ था, तो इन तीनों को जो है एक बार दिमाग में रखिएगा। बिंबिसार, ठीक है, हर्यक वंश से थे। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी हत्या पूछ सकता है कि किसने किया था, तो इनका पुत्र किया था अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अब इसके बारे में भी जान लीजिए, इसका नाम क्या था, कुड़िक। पूछ लेता है कुड़िक किसका नाम था, श्रेणिक किसका नाम था, तो श्रेणिक किसका था, बिंबिसार का, और कुड़िक किसका नाम था, अजातशत्रु। ठीक है, हाँ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, राजगृह। मैंने चारों बताया था, आप लोग अगर जो क्लास किए होंगे फर्स्ट वाला तो जानते होंगे कि चारों बताया था, और 60 भी बताया था कि कैसे जो है आप उसको तैयार कर सकते हैं। RBPK, ठीक है, राजगृह, RB वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। दूसरा क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो ये है पाटलिपुत्र की स्थापना है। और इनकी भी हत्या कौन किया था, उदयन, इनके पुत्र थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। इन्होंने अपने पिता का हत्या किया था और इनके बेटे ने इनका हत्या कर दिया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था, इतना याद रखिएगा। अब उदयन के बारे में क्या है, ठीक है, पूछता है क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था, तो अजातशत्रु हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये पूछे कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, तो आपका उदयन हो जाएगा। ठीक है, देखिए उदयन मगध की राजधानी को जो है, देखिए ये उदयन, ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र था। तो देखिए अब ये हर्यक वंश हम लोग पढ़ रहे थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ऐसे याद रखिएगा। हो सकता है क्रम लगाने को पूछ ले, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और राजधानी कहाँ से क्या था, तो राजगृह से पाटलिपुत्र जो है राजधानी कर दिया था। अब दूसरा कौन सा है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में बस केवल वंश याद रखिएगा, बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शिशुनाग वंश है तो शिशुनाग किए हैं, और इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, कालाशोक के बारे में है इंपॉर्टेंट। कालाशोक किस वंश का था, तो शिशुनाग वंश का था। ठीक है, पुराणों में इसका नाम क्या था, काकवड़। राजधानी पुनः जो है इसने पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, और इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में, वैशाली में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सबका मीर, सबका मीर। ठीक है, सबका मीर, देखिए हम इंग्लिश में लिख दिए सबका मीर। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का। चारों बौद्ध संगीति का आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हुआ था,
कौन सा सम्राट या कौन सा राजा था उस समय, और अध्यक्ष कौन थे उसके, हमने आपको बताया है शार्ट में, आप लोग देख लीजिएगा फर्स्ट वाला वीडियो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और इन्होंने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। अब फिर तीसरा कौन सा है, नंद वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, महापद्मनंद वंश, ठीक है, और सर्व छत्रांकर, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसीलिए लोग इनको क्या बोलते हैं, द्वितीय परशुराम, क्योंकि परशुराम ने भी जो है क्या किया था, क्षत्रियों को जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है, तो इनको द्वितीय परशुराम बोला जाता है। अब इनकी उपाधियाँ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एकराट की उपाधि, ठीक है, कलिंग विजय, स्रोत खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, यहाँ से जो है कलिंग विजय की सूचना मिलती है। फिर मित्र जो है पाणिनि, इनके मित्र कौन थे, पाणिनि थे, जो कि अष्टाध्यायी के लेखक थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि पाणिनि कौन थे, अष्टाध्यायी के लेखक थे। अब धनानंद, नंद वंश का अंतिम राजा था, आप लोग जानते हैं कि इन्हीं को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है फिर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बने थे। तो नंद वंश का अंतिम राजा था, अन्य नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, सिकंदर के समकालीन थे, ये याद है, याद रखिएगा, सेनापति का नाम भद्रसाल था इनके, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये पराजित हुए थे, युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित होंगे। आप लोग कहानी भी जानते होंगे कि चाणक्य का इन्होंने अपमान किया था, फिर चाणक्य चले गए थे और चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा तैयार किए कि बाद में इनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पराजित किया और खुद जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बने और यहाँ के राजा बने। अब देखिए भारत पर विदेशी आक्रमण, ठीक है, तो फारसी या ईरानी और यूनानी, तो सिकंदर कौन था, यूनानी, और फारसी या ईरानी कौन था, दारा प्रथम, ठीक है, देख लीजिए, जैसे कहाँ से ये उल्लेख मिलता है, कहाँ पता चलता है हमको, तो फारसी या ईरानी आक्रमण का बेहिस्तून अभिलेख में, ठीक है, दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल इंपॉर्टेंट क्या है कि ईरानी आक्रमण कौन किया था, तो दारा प्रथम, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, दारा प्रथम, नोट कर लीजिएगा। दारा प्रथम, ठीक है। अब देखिए किसी भी आक्रमण का कुछ प्रभाव होता है, जैसे मान लीजिए भारत में जो भी इन्वेडर्स आए, फॉरेन इन्वेडर्स, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए होंगे, लोग आपस में मिले होंगे, तो कुछ ना कुछ तो नया हुआ होगा, तो फारसी और ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, उसको देख लीजिए। तो देखिए क्या हुआ, खरोष्टी लिपि का जन्म, ठीक है, खरोष्टी एक लिपि होती है, उसका जन्म हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्राह्मी लिपि चल रही थी। दूसरा, अशोक के कुछ अभिलेखों की ये शैली भी है, क्षत्रिय शासन प्रणाली और फारसी या ईरानी सिक्कों का प्रचलन, ठीक है, यानी फारसी या ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये इतना प्रभाव पड़ा है, ठीक है। फिर जो है सिकंदर के बारे में देखिए लिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, धनानंद का समकालीन था, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये दोनों इम्पोर्टेंट, निकैया और बहुकेफला नगरों की स्थापना किया था और इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईसा पूर्व में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर दूसरा, यूनानी आक्रमण का प्रभाव, ठीक है, यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या होता है, क्या हुआ है, तो भारत और पश्चिमी देशों के मध्य मजबूत व्यापारिक संबंध हुआ, ठीक है, देखिए जैसे बाद में रोम वगैरह में भी बहुत अच्छा जो है संबंध हो गया था। यूनानी उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन हुआ, नगरीकरण की प्रक्रिया हुई, पाइथागोरस आदि विद्वानों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ा। फिर जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, पश्चिमी भारत में राजनीतिक एकता हुई। पश्चिमी भारत में राजनीतिक एकता क्यों हुई, क्योंकि सिकंदर ने जब हमला किया तो लोगों को लगा कि अब हमको एक हो जाना चाहिए, नहीं तो अलग अलग रहेंगे तो हार जाएंगे, ठीक है। और इसको ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट में पूछ सकता है, जैसे 1 2 3 स्टेटमेंट पूछा और फिर डी वाला ऑप्शन देगा और ई वाला ऑप्शन आपको वहाँ पर फंसा लेगा, इसलिए जो है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये मन होगा तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग। फिर जो है अब इसमें इतना फैक्ट दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पूर्व पोरस का राज था किसके बीच, तो झेलम और चेनाब नदियों के बीच मध्य, ठीक है। और सिकंदर का नौसेना अध्यक्ष कौन था, तमनियारकस, ये फैक्ट है, एक बार ऐसे देखते चलिएगा सुनते चलिएगा तो खुद ही याद हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं आएगा इसमें। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है कि भारत में सिकंदर के विजय की सीमा क्या थी, तो क्या था, ब्यास नदी, ठीक है। झेलम का युद्ध, और फिर जो है 326 ईस्वी में सिंध नदी पार करके भारत में प्रवेश इसका हुआ था, जो
सहयोगी इसके थे आम्भी और शशिगुप्त। ये जो है सिकंदर का इस युद्ध में सहयोग किए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना किया और एक बहुत बड़े साम्राज्य के वो शासक थे। और एक बात तो ये है कि उस समय भारत बहुत छोटे छोटे उसमें बटा हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सबको मिलाने का प्रयास किया और एक बड़े क्षेत्र के सम्राट बने। ठीक है, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, राजनीतिक रूप से एक वक्त किया। ठीक है, अब इनका भारतीय स्रोत में इनको क्या कहा गया है, किस कुल का मानते हैं, तो देखिए इसमें विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, ये इम्पॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस का हो सकता है पूछ ले कि किसने लिखा है, तो विशाखदत्त हो जाएंगे। इनका कहना है कि ये जो है धनानंद के पुत्र थे और वृषल तथा कुलहीन थे। ठीक है, तो क्या मानते हैं इसको कि वृषल तथा कुलहीन, यानी कि कोई कुल नहीं था। और लेकिन राजकुल से संबंधित कौन मानता है, यानी बौद्ध ग्रंथ, महाबोधि वंश के अनुसार, यानी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ भी जो है इनको क्या मानता है, क्षत्रिय मानता है। शूद्र उत्पत्ति कौन मानता है, तो ये बृहद कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का जो है बृहद कथा मंजरी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्षेमेंद्र। फिर हेमचंद्रकृत परशिष्ट बर्मन है, इनको भी ध्यान रखिएगा। अब विदेशी स्रोत क्या क्या है इनके बारे में, तो बहुत सारे विदेशी स्रोत है लेकिन सब याद नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो मेगास्थनीज की इंडिका जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि इनके साम्राज्य की सीमा, तो हिमालय की श्रृंखला तक, पश्चिम में हिंदू कुश तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और दक्षिण में कर्नाटक तक। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इनकी जो सीमा थी वो कहाँ कहाँ तक थी। ठीक है, ये देखिए कर्नाटक, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि दक्षिण वाला पूछता है अक्सर। साम्राज्य का विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से बड़ा। ठीक है, जितना ब्रिटिश साम्राज्य था उससे बड़ा जो है इनका साम्राज्य था, ये देखिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर सरवड़ बेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि से जो है इन्होंने प्राण का त्याग कर दिया था। ठीक है, ये कर्नाटक में चले गए थे और वहीं पर इनका मतलब समझ लीजिए निर्वाण की प्राप्ति तरह से कह लीजिए क्या, या वहीं पर संलेखना विधि से जो है अपना प्राण त्याग दिए थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम क्या क्या हैं। ठीक है, इनको जो विदेशी स्रोतों में है उनका क्या क्या नाम दिया है, कौन दिया है, सेंड्रोकोटस। ठीक है, ये कौन दिया है, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन। और सेंड्रोकोटस कौन दिया है, फिलार्कस। और एंड्रोकोटस कौन दिया है, प्लूटार्क। तो सेंड्रोकोटस वैसे याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सेंड्रोकोटस। और इनकी नाम की पहचान कौन किया था, तो विलियम जोन्स किए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विलियम जोन्स जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी किए थे, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध है, तो ये वर्ष जो है 305 ईस्वी में हुआ था। कौन विजयी हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए थे। क्यों, कैसे पता चला, तो पता इस हिसाब से चला है क्योंकि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। तो माना यह जाता है कि पहले अगर जो कोई भी हारता था तो वो अपनी पुत्री या अपनी बहन का विवाह उस राजा से कर देता था जिससे वो हारता था। ठीक है, तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री यानी हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि उसमें कौन आया था, दरबार में कौन आया था, तो मेगास्थनीज। ठीक है, किसका दूत बनकर आया था, तो सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर आया था। ठीक है, अब इनके पुत्र कौन थे, तो इनके पुत्र बिंदुसार थे। इनका नाम क्या यूनानी लेख में मिलता है, अमित्रघात। क्या मिलता है, अमित्रघात। और सिंहसेन जो है जैन ग्रंथ के अनुसार मिलता है, लेकिन अमित्रघात याद रखिएगा कि किसको कहा जाता है। देखिए उपनाम जरूर याद रखिएगा सबका। ठीक है, जैसे अभी मैं बताया था आपको, श्रेणिक का बताया था। ठीक है, और कुड़िक का बताया था, और अब जो है अमित्रघात, इसको याद रखिएगा। बिंदुसार, देखिए बिंबसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिंबसार मगध साम्राज्य के संस्थापक थे और बिंदुसार जो है कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। तो ये हो गया इतना। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट ये सब नहीं है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इसको नोट कर लीजिएगा। स्ट्रेबो कैंसा सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत
डाइमेकस का आगमन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसिस का आगमन। ठीक है, यानी कि बिंदुसार के दरबार में कौन कौन आया था, डाइमेकस और डायनोसिस। ठीक है, याद रखिएगा कौन कहाँ से भेजा था। जैसे सीरिया के राजा एंटोकस ने डायमेकस को भेजा था और टालमी द्वितीय ने जो है कहाँ किसको भेजा था, डायनोसिस को। ठीक है, हो सकता है इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे मीठी अंजीर, सूखी अंजीर और दार्शनिक मांगा था। सीरिया के शासक एंटोकस से 3 मांग की थी, लेकिन उन्होंने क्या भेजा, बाकी भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं। ठीक है, दार्शनिक नहीं भेजे हैं। तो सम्राट अशोक, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सम्राट अशोक। किसके पुत्र थे ये बिंदुसार के पुत्र थे। और बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा थे। कहाँ के, पूछ सकता है कि कहाँ के राजा थे, या कहाँ के, ऐसे कह लीजिए कि जो राज्यपाल होते थे उस समय, या उनको सूबा दिया गया था वो अवंती उज्जैनी का। ठीक है, फिर पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोकवर्धन। बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति किसके शासनकाल में हुई है, सम्राट अशोक के। आप लोगों को बता चुका हूँ मैं कि किसके शासन काल में कौन कौन सा, जैसे प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु, और दूसरा कालाशोक, और तीसरा अशोक, और फिर चौथा कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म संगीति जरूर याद रखिएगा। ठीक है, निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, दीपवंश एवं महावंश में। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यह है दिव्यावदान में। देखिए बहुत अच्छी कहानी है कि अशोक का जो ये भतीजा था, शायद इनके भाई का पुत्र था उपगुप्त, और ये जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और ये उसी महल में रहता था, लेकिन एक अलग अपना कुटिया बना कर रहता था, और सुबह निकल जाता था, शाम को आता था। अशोक को लगा कि ये तो बहुत खुश रहता है, ऐसा क्या मतलब है, तो उसने मतलब बौद्ध धर्म के बारे में बताया। फिर अशोक बहुत प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म ग्रहण किए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। गुहालेख, अशोक के अभिलेख में 3 हैं, दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ शिलालेख और गुहालेख। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ये याद रखिएगा कि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और यूनानी लेख। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि किसको बोलते हैं, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, और खरोष्टी जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसमें। ये और खरोष्टी लिपि कहाँ मिलती है, खरोष्टी लिपि तो मानसेरा अभिलेख में, और मानसेरा लेख में और शहबाजगढ़ी अभिलेख में। पूछ लेता है इससे कि खरोष्टी लिपि कहाँ मिलती है, तो हो सकता है दोनों ऑप्शन में देकर डी मान ले, हो सकता है दोनों ही ना दे और ई मान ले। ठीक है, और हो सकता है एक दे दे, तो ध्यान रखिएगा। खरोष्टी लिपि कहाँ मिलती है, शहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेरा अभिलेख। आरमिक लिपि कहाँ मिलती है, तो तक्षशिला अभिलेख और लघुमान अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मौर्यकालीन प्रमुख गुफाएं से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, तो उसको ध्यान रखना है। देखिए गुफाओं से क्या पूछता है, जैसे अशोक के काल में निर्मित कौन है, सुदामा गुफा, कड़ चौपड़ गुफा, विष्णु झोपड़ी गुफा। ठीक है, दशरथ के काल में, दशरथ शायद ऋषि का पौत्र था, तो लोमस ऋषि की गुफा, गोपका गुफा, बटतिखा गुफा, बही गुफा, ये जो है इसके हो जाएंगे। और ये सब किसको दान में दिया गया था, आजीवक संप्रदाय एक था, उसी को दान में दिया गया था। फिर जो है देखिए अभिलेख कहाँ कहाँ पर मिला है। अब ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है मौर्यकालीन अभिलेख में। देखिए भाषा कौन सी थी, पहले तो याद रखिएगा कि भाषा कौन, प्राकृत लिपि कौन थी, ब्राह्मणी। और अकाल के समय राज्य द्वारा सहायता करने का उल्लेख भी मिलता है, तो इन दोनों स्थान से मिलता है, ध्यान रखिएगा इसको। सोहगौरा और महास्थान अभिलेख, ये जो दोनों जो है किससे रिलेटेड हैं, तो ये जो ना अकाल के समय राज्य द्वारा सहायता करने का उल्लेख मिलता है। तो पूछता है कि अकाल के बारे में किस अभिलेख में मिलता है, तो सोहगौरा लगा दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी पूछे अकाल से रिलेटेड, सोहगौरा और महास्थान जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। हाँ आगे फिर चलते हैं, रुकिए। कलिंग युद्ध के बारे में देख लीजिए। तो अशोक के राजकाल की प्रमुख घटना है विजेता स्रोत 13वां शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट है, शिलालेख इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट, अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 10वें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है कहाँ पर यात्रा किया था, तो
गया का, बोध गया का यात्रा या गया का। और 20वें वर्ष कहाँ यात्रा किया था? तो लुम्बिनी का यात्रा किया था। और 8वें वर्ष में क्या हुआ था? कलिंग वाली घटना हुई थी। कलिंग की घटना से सभी लोग वाकिफ़ हैं, तो उसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रांत का याद रखिएगा कुछ, प्रांत और राजधानी: उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती का उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब मेगास्थनीज द्वारा वर्णन कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। न्यायालय, तो धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय। धर्मस्थीय दीवानी का मतलब हो जाएगा जो सिविल न्यायालय से रिलेटेड होता था, जैसे भूमि वगैरह से रिलेटेड कोई होता था बहुत छोटे स्तर के, तो उनको हम लोग दीवानी न्यायालय में लेकर जाते थे, उसको धर्मस्थीय बोला जाता है। फौजदारी न्यायालय में क्या होता था? अपराध से संबंधित जो भी घटनाएं होती थी वो फौजदारी न्यायालय में जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? कंटक शोधन। हम लोग नहीं, मतलब पहले क्या बोला जाता था? कंटक शोधन। गुप्तचर में जो है संस्था, एक ही स्थान पर जो रहने वाले गुप्तचर थे उनको संस्था बोला जाता था। जैसे आज के समय में भी जो है ये गुप्तचर वगैरह होते हैं राज्य के द्वारा, तो वैसे पहले भी था। और संचरा, जो प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संचरा। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में क्या वर्णन किया है उसके बारे में देख लीजिएगा। तो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा हुआ था। ठीक है, यानी 6 समिति थी, प्रत्येक समिति में कितने? 5 सदस्य होते थे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने सदस्य, एक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो 5, और टोटल कितने थे? तो 30 सदस्य थे। क्यों? क्योंकि 6 समितियाँ थीं। ठीक है, तीसरी समिति जनगणना का हिसाब। छठी समिति बिक्री कर वसूलना, करों की चोरी पर मृत्युदंड का प्रावधान। नगर के पदाधिकारियों का नाम अष्टनोमोई, ये याद रखिएगा, अष्टनोमोई। ठीक है, और भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था इन्होंने? तो 7 श्रेणियों में, याद रखिएगा। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। ठीक है, दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था। कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। हाँ, अब मौर्यकालीन प्रशासनिक पद सोपान, इसको देख लीजिए। साम्राज्य सबसे ऊपर होता था, फिर चक्र या प्रांत, फिर मंडल, फिर विषय या आहार, जिला, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण, ग्राम। ठीक है, ग्राम सबसे नीचे होता था। इसको याद ऐसे रखिएगा कि क्रम वाइज अगर जो लगाने के लिए आ जाए कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी का ही पूरा समझ लीजिए चल रहा है कि ऊपर नेशन है, फिर नेशन के बाद में कौन सा आएगा? स्टेट आ जाएगा, स्टेट के बाद में कौन सा आएगा? मंडल आएगा, फिर मंडल के नीचे जिला आएगा, जिला के नीचे स्थानीय आएगा। तो ऐसे ही करके ही है, और सबसे नीचे कौन सा रहेगा? ग्राम रहेगा। ठीक है, और चाणक्य के बारे में याद रखिएगा। चाणक्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त एक ही नाम है दोनों का। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक इन्होंने दिया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र जानते ही हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने किया था, इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन है। तो इसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, इतने लोग जो हैं सप्तांग सिद्धांत में इनके आते हैं। स्वामी मतलब राजा, अमात्य मतलब मंत्री या सेना जो भी होगा, जनपद मतलब कि बाकी के जो उसके राज्य के होगा, और दुर्ग और कोष मतलब फंड, दंड मतलब कि सजा, मित्र मतलब दोस्त। ठीक है, इतने सब सप्तांग सिद्धांत हैं कि मतलब राजा के अंतर्गत इतनी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्य, तो अर्थशास्त्र में द्वारा जो है लिखा हुआ है कि पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति। ठीक है, बहुत समय तक पति के विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा ब्रात क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि पूछ लेता है कि कहाँ पर मिलता है, किस स्रोत में मिलता है। ठीक है, सारनाथ स्तंभ किससे रिलेटेड है? तो इसका निर्माण कौन करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति है? सिंह की आकृति है, नोट कर लीजिए। और इस प्रकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकारा, आप लोग देखे होंगे। इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है, 4 मुख है। ठीक है,
अति महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसको देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले सर्वप्रथम विद्वान थे। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, ठीक है। अशोक का नाम ये इंपॉर्टेंट है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, मुडकोलम के अभिलेखों में उल्लेखित है। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज थे, हम बता चुके हैं आप लोगों को। तक्षशिला में मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, नालंदा लगा देते हैं, नालंदा मत लगाइएगा क्योंकि तक्षशिला था, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। मौर्य काल के वहीं पर जो है चाणक्य रहते थे। मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति उनके नाम, ठीक है। तो चाणक्य का क्या नाम था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, चंद्रगुप्त का सेंडोकोटस, बिंदुसार का अमितघात और अशोक का प्रियदर्शनी, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बहुत है ये, ठीक है, कि सौराष्ट्र प्रांत की सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें जो है देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पुष्पगुप्त वैश्य राजपाल था, पूछ लेता है कौन राजपाल कराया था, तो पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा। फिर अशोक के काल में क्या हुआ था? इसका तुषाफ नहरों का निर्माण कराया गया था इसी के आसपास, ठीक है। फिर रुद्रदमन के काल में क्या होता? सुविशाख द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया इसका, ठीक है, कुछ हो सकता है क्षतिग्रस्त हो गया होगा। फिर स्कंदगुप्त का काल जो है, राजगुप्त पर्णदत्त गिरनार का पुरपति, ये पर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली द्वारा पुनर्निर्माण इसका हुआ था। तो यानी कि पूछ लेता है कि सौराष्ट्र प्रांत की सुदर्शन झील में जो है कितने शासकों का वो है योगदान है? तो 4, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त, इन चारों का याद रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछता है कि किस अभिलेख में मौर्य काल के 2 शासकों का उल्लेख मिलता है, तो वो है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख में किसका किसका मिलता है? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है और एक अशोक का मिलता है, ठीक है, दोनों का उल्लेख मिलता है, नोट कर लीजिए। अब मौर्य काल में लगभग इतना ही है, बाकी आप लोग क्वेश्चन करिएगा प्रीवियस ईयर का, वहाँ से आप लोगों का कवर हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि करा दूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। आज टाइम मिल गया तो मैं आज ये वीडियो बना दे रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए वीडियो। अब देखिए मौर्योत्तर काल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन पिछली बार आए हुए थे, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है इम्पोर्टेंट इसमें? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, अभी बताए हैं कि यही गिरनार पर्वत पर जो मिला है, और रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में ही जो है उल्लेख है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख। अशोक का गिरनार पर्वत पर है इसलिए गिरनार भी बोलते हैं और जूनागढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुनिश्चित रखना, और ये किस में है? संस्कृत में है, याद रखिएगा, किस में? संस्कृत भाषा में है। कलिंग का चेदी राजवंश, ये इंपॉर्टेंट है, संस्थापक कौन था? महामेघवाहन, ठीक है। और खारबेल इसका इम्पॉर्टेंस आ सकता है क्योंकि हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारबेल का, याद रखिएगा। गांधार शैली आप लोग जानते हैं, भारतीय और यूनानी आकृति की मिश्रित शैली बोला जाता है इसको। प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो शक और कुषाण, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट है शुंग वंश, ठीक है, पुष्यमित्र शुंगन, इसी ने जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दिया था और जो है फिर जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। और इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पुष्यमित्र के पुरोहित थे पतंजलि, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र के रचयिता थे और पतंजलि जो है पुष्यमित्र के पुरोहित थे। अयोध्या लेख में मिलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, नोट कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। कुजल कटफिशस के बारे में ध्यान रखिएगा, केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे इन्होंने। बीमा कटफिशस स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए और सिक्कों पर शिव, त्रिशूल एवं नंदी की आकृति। क्वेश्चन पूछता है कि जो है किसने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए या स्वर्ण के सिक्के चलाए, तो बीमा कटफिशस लग जाएगा, ठीक है। और शिव, त्रिशूल एवं नंदी की आकृति किस पर मिलती है? तो बीमा कटफिशस। ये सब किसके थे? कुषाण वंश के। और कुषाण वंश के सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे?
कनिष्क, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीत हुई थी इनके शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। दरबार में कौन थे? नागार्जुन, पास तथा चरक। और चरक को तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो है चिकित्सा क्षेत्र से थे। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन, आश्रित विद्वान कौन थे? वसुमित्र, ठीक है। ये कौन थे? अध्यक्ष थे फिर उसके चौथी संगीति का। सारनाथ बौद्ध अभिलेख, राजकवि। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्ण वंश का संस्थापक केवल याद रखिएगा, वसुदेव कर्ण। और सातवाहन का याद रखिएगा। सातवाहन का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन का संस्थापक सिमुक था। इनकी राजधानी भी पूछ लेता है, तो इनकी वास्तविक राजधानी क्या थी? पैठन या प्रतिष्ठान। आरंभिक राजधानी अमरावती। सातकाड़ी प्रथम कौन था? तो सातकाड़ी उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का प्रथम राजा था। गौतमी पुत्र सातकाड़ी की उपाधियाँ क्या थी? तो ये सब इम्पॉर्टेंट तो वैसे नहीं है बहुत ज़्यादा, इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, बाकी देख लीजिएगा। बाल विवाह की प्रथम शुरुआत कहाँ हुई? हो सकता है कभी फैक्ट में पूछ ले तो पूछ लेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जितना बताया हूँ आपको उतना आप लोग कर लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य में से अक्सर क्वेश्चन आएंगे, और बिहार से तो वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि संबंध जो है ज़्यादा यहाँ से रहा है। तो मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बाकी इसका थर्ड पार्ट भी अब आने वाला है, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही आपका पूरा रिवाइज करा दूँ। आप लोग एक बार इसको वीडियो देख लीजिएगा। यूट्यूब में जो है कमेंट करिएगा, आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यूट्यूब पर कमेंट करके हमको बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नए हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक ये चैनल पहुंच सके, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।